रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद उन्नाव के उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, उन्नाव के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री पंकज गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक भगवंत नगर श्री आशुतोष शुक्ला जी, माननीय विधायक गण श्री अनिल सिंह जी, श्री श्रीकांत कटियार जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्री बंबालाल दिवाकर जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित उन्नाव जनपद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा और सई की इस पावन धारा से अभिसिंचित माता चंद्रिका देवी, भगवान सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर परिहर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल, जानकी कुंड का पवित्र स्थल, बौद्धकालीन सचान कोट, कोसरी देवी मंदिर जैसे पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की पावन धरा उन्नाव को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए और भारत की अस्मिता पर जब भी संकट आया है, उस संकट से उभारने के लिए, देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए राजा रामराव बख्श सिंह जी, अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को खाड़ने के लिए जो अपना बलिदान दिया, उन सभी की स्मृतियों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारा उन्नाव जनपद साहित्यकारों की पावन धरा भी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी, बाबू भक्तिचरण वर्मा जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जैसे साहित्यकारों के साथ ही विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष
दीक्षित जी की भी तो, हृदय नारायण दीक्षित जी की भी तो पावन धरा उन्नाव ही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इतनी पावन और समृद्ध आध्यात्मिक साहित्यिक क्रांति की धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सबको आज जब यहां पर आया हूं तो 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए यहां के लोकप्रिय सांसद जी को, दोनों विधानसभाओं के लोकप्रिय विधायकों को, उन्नाव जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी पदाधिकारियों को विकास में रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे उन्नाव जनपद वासियों को मैं इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने पिछली बार आकर के कहा था यहां पर, जब यहां की पीड़ा थी, स्वामी जी ने जब कहा था कि एक ओर लखनऊ दूसरी ओर कानपुर, उन्नाव बीच में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तब मैंने कहा था कि उपेक्षित नहीं होगा। विकास की हर योजना अब हमारे उन्नाव में भी आएगी, उन्नाव उसके साथ जुड़ करके रहेगा और उन्नाव की उन योजनाओं को ध्यान में रख करके आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई है। और गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार यात्रा कैसे होती है, उन्नाव का व्यक्ति अब चाहे तो लखनऊ को बाईपास करके सीधे दिल्ली भी जा सकता है और प्रयागराज भी जा सकता है। कानपुर के लिए भी अब लखनऊ से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और उन्नाव की कानपुर की कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए, कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिजेज की जो मांग की गई थी, हमने कहा जितना चाहिए देंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे, उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। आज वह भी आपको यहां पे प्राप्त हुआ है। और आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी और गंगा एक्सप्रेसवे पर यहां पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहां के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आज हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, एक बदलावा परिवेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सिर उठा करके गौरव के साथ चलता है। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को उभारने का कार्य रहा हो, भारत ने जो प्रबंधन किया वह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी। अकेला भारत है जो इन दोनों चुनौतियों का बखूबी सामना किया, अन्यथा इस समस्या को देने वाला अमेरिका स्वयं महंगाई से त्रस्त है। कई गुना वहां महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन भारत के अंदर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। आस्था का भी सम्मान हो रहा है
और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। देश की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाले नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे करके भारत की ताकत का एहसास करवाया जा रहा है। समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक अन्नदाता किसान है, एक महिलाओं की है और एक युवाओं की है। और इन सब को ध्यान में रख करके योजनाएं बन रही हैं। नौजवान के लिए रोजगार, किसान, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आए और शासन की योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी गरिमा की, सम्मान की रक्षा करने के साथ ही नारी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम बखूबी संचालित हो रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए योजनाएं कैसे चलनी है, आज आप देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए किसी भी गरीब को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं होती है। अधिकारी उसके घर में जाकर के बताते हैं कि भाई आपका चयन हुआ है, आपको ये स्वीकृति दी जा रही है। पहले गरीब थक जाता था, लेकिन उसको शौचालय तो मिलता ही नहीं था, उसको आवास मिलने की बात भी नहीं थी, पैसा दे करके, घूस दे करके भी नहीं मिलता था। आज बिना सिफारिश के उसका आवास उसको मिल जाता है, बिना सिफारिश के रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाता है, बिना सिफारिश के उस गरीब को राशन मिल जाता है, बिना सिफारिश के वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिल रहा है। और बिना सिफारिश के हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। आप मुझे बताइए, जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी उनमें, क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, और कोई राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे, बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। बहनों और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं।
इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, लेकिन देश और प्रदेश को दुर्गति के गर्त में ढकेलने में और पहचान के संकट तक पहुंचाने के लिए ये दोनों दल बराबर के जिम्मेदार हैं। और इसीलिए आज जब मैं इनके दोहरे चरित्र को देखता हूं, मुझे हंसी आती है। जिन लोगों ने पहचान का संकट दिलाया, वे लोग आज उपदेश देते हैं। जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने प्रदेश को दंगाग्रस्त बना दिया था, कर्फ्यू ग्रस्त बना दिया था, पर्व के पहले उपद्रवग्रस्त बना दिया जाता था, वे लोग आज उपदेश दे जा रहे हैं। वे उपदेश दिए जा रहे हैं। उपदेश देते हुए वे थकते नहीं हैं। तनिक भी लज्जा होती तो दूसरों को नहीं, अपने कार्यकाल को देख लो उठा करके, पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अब इन लोगों को, इन भ्रष्टों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर किया, वहां का युवा, जिनकी युवाओं के रोजगार पर, जिन युवाओं के नौकरियों पर, जिन युवाओं के स्वाभिमान पर इन दलों ने जबरन खिलवाड़ करने का काम किया है, उस यूपी का युवा इनको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब भी मौका मिलेगा, इनको उस अपमान का, जरूर उस अपमान का बदला लेकर के रहेगा। और यही यूपी का नौजवान लगातार 14 से कर रहा है। बहनों और भाइयों, जिन्होंने प्रकृति और परमात्मा की कृपा की इस भूमि उत्तर प्रदेश के मेहनती अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, वहां का अन्नदाता किसान, जिसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलता था, जिसका शोषण कर दिया जाता था, जिसको बिजली नहीं मिलती थी, जिसके ट्यूबवेल चोरी हो जाते थे, जो किसान, गन्ना किसान तबाह, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कोई लाभ नहीं, समय पे बीज नहीं, समय पे फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता था। उस प्रदेश का अन्नदाता किसान भी इन लोगों को स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। नारी शक्ति इस साक्षात जगत जननी मां भगवती की प्रतीक है। वह तो खर और दूषण और चंड और मुंड से बहुत अच्छी तरह निपटना जानती है। वह तो कतई स्वीकार करेगी ही नहीं, क्योंकि वह इस बात को भूलती नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की चर्चा होती है तो देखती है, लोग कोई ना कोई ट्वीट कर लेता है, कह देता है, देख सफाई बिटिया घबराई। यही तो होता था प्रदेश में, यही होता था। बहनों और भाइयों, नया भारत और नया उत्तर प्रदेश आज अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शता नहीं है। विकास और विरासत के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भी प्रस्ताव मेरे पास उन्नाव के आए हैं, उन सभी प्रस्तावों को हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। और हमने कहा, देखो, पैसे की कमी नहीं, अरे उत्तर प्रदेश में तो साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बरसता है।
बांके बिहारी वृंदावन की कृपा बरसती है। उत्तर प्रदेश पर तो बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है और मां गंगा का आशीर्वाद भी हम पर बरसती है। उत्तर प्रदेश कैसे बदहाल हो सकता है? आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश। अब कोई उपद्रव नहीं करता है। अब उत्सव पूर्व उपद्रव नहीं हो सकते। कोई पर्व और त्योहार उठाइए आप, जो पर्व और त्योहार एक गरीब के लिए उत्सवपूर्ण माहौल लेकर आते हैं, उसके चेहरे पर खुशहाली लेके आते हैं, और इसी पर्व और त्योहार के बहाने वो बेचारा गरीब अच्छा कपड़ा पहन लेता है। अब वह खुशी के साथ परिवार के संग इस उत्साह का आनंद लेता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ये उत्साहपूर्ण माहौल बनता है और विकास की इस प्रक्रिया के साथ अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का अभियान उसी क्रम में हमारी जारी है। और बहनों और भाइयों, आज सबको मैं आपका यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, विकास की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं। मैं तो आपको यह भी खुशखबरी देने के लिए आया था कि जो बात हमारे माननीय सांसद जी ने और विधायक जी ने बोली है, अब उससे भी आगे इन्हीं लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हम लोगों ने तय किया है। यानी गंगा जी के 2-2 ब्रिजेज के बाद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए भी हम लोगों ने लगभग 350 हेक्टेयर लैंड, यानी 350 हेक्टेयर लैंड का मतलब आप जानते हैं ना, लगभग 700 एकड़ लैंड, और लगभग 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए हम लोगों ने उन्नाव जनपद में ही तैयार किया है। इंडस्ट्रीज लगेंगी, लेकिन एक नई खुशखबरी देने के लिए आया हूं मैं, वह है स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट हम लोगों ने उन्नाव को भी बनाया है। स्टेट कैपिटल रीजन का मतलब अब जो विकास लखनऊ में होगा वो केवल हजरतगंज तक सीमित नहीं होगा। हमने कहा था कभी अमर शहीद, अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी देश को आजाद कराने के लिए उन्नाव से हजरतगंज तक पहुंचे थे, लखनऊ तक पहुंचे थे, और अब लखनऊ का विकास उन्नाव तक पहुंचेगा। उनके प्रति यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। हम लोगों ने तय किया है अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। ऐसे ही हम लोगों ने एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर। क्या लखनऊ, क्या उन्नाव, क्या हरदोई, क्या सीतापुर, क्या बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे और विकास में सबकी सहभागिता होगी, बराबर की सहभागिता। एक बड़ा क्लस्टर बनेगा। हमारे पास हमारा ऊर्जावान युवा है, हमारा मेहनती अन्नदाता किसान है, आधी आबादी की ताकत है, मां गंगा का आशीर्वाद है। क्यों नहीं अब हमारा उन्नाव भी विकास की प्रक्रिया में एक विकसित उन्नाव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे। और इसके लिए अलग अलग जनपदों में अलग अलग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, व्यापक कार्य योजना बन रही है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। विकास की योजना केवल आज को ध्यान में रख करके नहीं, आगामी 100 वर्षों की कार्य योजना लेकर के चला जा रहा है कि 100 वर्ष के बाद भी
वर्तमान जो उस समय की पीढ़ी होगी, वह पीढ़ी जब सोचेगी कि डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज यहां के सांसद थे, उस समय के यहां के विधायक, हमारे जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके बारे में कि पंकज गुप्ता उस समय यहां के विधायक, यहां उन्नाव के विधायक थे, 100 वर्ष के बाद भी जब बोलेंगे कि भगवंत नगर में कभी हृदय नारायण दीक्षित जी ने, कभी आशुतोष शुक्ला जी ने नेतृत्व किया, तो उस समय याद करेंगे देखो ये विकास की कार्य योजना का काम इन्होंने ये आधारशिला रखी थी। ऐसे ही जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है, गंगा एक्सप्रेसवे देखा ना, देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे है ये। कोई चलेगा एक बार तो उसको लगेगा कि कैसे एक्सप्रेसवे में ग्लोबल स्टैंडर्ड को लागू किया जाता है। उसकी राइडिंग क्वालिटी वही है जो दुनिया के अंदर सबसे अच्छी सड़क की होगी, वह गंगा एक्सप्रेसवे में आपको देखने को मिलेगी। और उन्नाव भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, उन्नाव भी उसके साथ जुड़े। इसीलिए जब हमें उद्घाटन करवाना था तो हमने किसी और जगह नहीं करवाया, प्रधानमंत्री जी को उन्नाव और हरदोई के बीच में आमंत्रित किया। और मैं उन्नाव के वासियों का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उन्नाव के लोग बड़ी खुशी के साथ आए। आप देखो कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो रही है आपकी। यूपी जैसे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज एक्सप्रेसवे पर यूपी का एकाधिकार है, एयर कनेक्टिविटी में यूपी का एकाधिकार है। सबसे बड़ा देश का एयरपोर्ट आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो गया है जेवर में। ये यूपी की एक ग्रोथ इंजन की स्टोरी बनने जा रही है। भारत के विकास में यूपी के योगदान के बारे में आगे निरंतर कार्य करेगा। बहनों और भाइयों, उस नए विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए उन्नाव को आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अभी तो हमने केवल 2 ही विधानसभा की ली है, अभी ऐसे ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार दौरा करेंगे, विकास की योजनाओं को लेके आएंगे। कुछ का शिलान्यास, कुछ का उद्घाटन निरंतर होगा। विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन इसका श्रेय मैं आपको देता हूं। आपने अच्छे लोग चुनकर भेजे हैं, इसलिए अच्छा विकास हो रहा है। अच्छे लोग चुन करके जा रहे हैं, इसलिए विकास हो जा रहा है। अगर विकास में बाधा थी तो गलत लोग जब चुन के जाते थे, गलत लोगों की सरकार बनती थी, उनकी सोच संकुचित थी। याद करिए, एक सोच वह थी जो सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी, सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी। और एक मोदी जी की सोच है, पूरे भारत को ही उन्होंने अपना घर माना है और भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। हम लोगों के लिए लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं भी देखो, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश ही घर है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। उसके हितों का संवर्धन करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी समृद्धि की चिंता करना, ये हम लोगों के मिशन का पार्ट है और इसीलिए हम लोग आगे बढ़े। तभी मैं देख रहा था, 2 बच्चे थे, उनका अन्नप्राशन कराना था। साक्षी जी ने कहा कि बच्चे रो रहे थे पहले, लेकिन जब हम लोग गए तो बच्चे मेरे पास आए। जैसे हम सामने पहुंचे, उन्होंने रोना बंद कर दिया। साक्षी जी बोले, रो नहीं रहे हैं। मैंने कहा उन बच्चों को पता है, क्योंकि बच्चे तो ईश्वरीय देन होते हैं, साक्षात ईश्वर के प्रतीक होते हैं। मैंने कहा उनको मालूम है कि अब आ गए हम सुरक्षित हैं, भविष्य सुरक्षित है। अब भविष्य सुरक्षित ही नहीं, ये पीढ़ी जब सुरक्षित है तो देश के भविष्य को और सुरक्षित करके प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लोग आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। और बहनों और भाइयों, उसी आश्वासन के साथ
आप सभी को मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि उन्नाव को विकास की इस प्रक्रिया के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। डबल इंजन सरकार पूरी मजबूती के साथ उन्नाव के साथ खड़ी है, यहां के युवाओं के लिए खड़ी है, यहां की आधी आबादी के लिए खड़ी है, यहां के गरीबों के उत्थान के लिए खड़ी है और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए खड़ी है। इसी विश्वास के साथ मैं 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को इन दोनों विधानसभाओं को अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर वीर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी स्मृति में जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, आज उसकी क्षमता को हम दोगुना करने में सफल हो चुके हैं और उस वीर नायक के प्रति यह हमारी श्रद्धांजलि है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। और इसी के साथ एक बार जोर योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। जानकारी दे दें कि आपको जिले को 101 परियोजनाओं की बड़ी सौगात इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। दरअसल ये भी अपडेट कर दें कि 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं